तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण। इसकी पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा 1857 की क्रांति के प्रारंभिक कारण क्या थे। तो उसमें आपने देखा प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, पानीपत के युद्ध हो रहे थे। उस समय भारत की परिस्थितियां आपने देखा। अब देखिएगा 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने भाग लिया वो अंग्रेजों से किस प्रकार से प्रभावित थे, अंग्रेजों के कौन से वो कानून थे जो उनको प्रभावित किया करते थे, जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। आप देखेंगे 1857 की क्रांति में एक प्रमुख वर्ग ने भाग नहीं लिया, वो था शिक्षित वर्ग, एजुकेटेड कम्युनिटी। एजुकेटेड कम्युनिटी मतलब जो इंग्लिश शिक्षा को एडॉप्ट करती थी या फिर जो अंग्रेजी हुकूमत की शिक्षा लिया करती थी, वो लोग यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी आपको भारत के किसान मिलेंगे, जमींदार मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे, सैनिक मिलेंगे। यानी 1857 की क्रांति में लगभग सभी लोगों ने भाग लिया। 1857 की क्रांति न तो पूर्णतया सफल रही और न ही पूर्णतया विफल रही। अंग्रेजों के दृष्टिकोण में से तो सफल रही, यानी उनके दमन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने दमन तो अच्छे से कर लिया। लेकिन हमें भी ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति से हमें कुछ मिला नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी 1857 की क्रांति के पश्चात, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन कहां हस्तांतरित हो गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। किसके पास? तो यानी अब हम सीधे महारानी से डील, यानी हमारे ऊपर शासन किसका हो गया? ब्रिटिश हुकूमत का। अभी तक मात्र एक कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, अब हम डायरेक्ट कॉलोनी बन गए। लेकिन थोड़ा देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। वो कौन से कारण थे जो 1857 की क्रांति, कहते हैं ना कुछ चीजें होती हैं जो बाहर चीजें बहुत सी एकत्रित हो जाए जब बारूद का काम करते हैं। बस एक चिंगारी की आवश्यकता थी, तो जो चिंगारी की आवश्यकता थी वो उसको फुलफिल किया था तत्कालीन कारण। पहले हम तत्कालीन कारण को समझ लेते हैं। 1857 की क्रांति का तुरंत जो आगाज हुआ था ना, वो इसके कारण से हुआ था। तत्कालीन कारण में अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पुरानी राइफल, यानी जो सेना में पुरानी राइफल का यूज हुआ करता था उसे कहते थे ब्राउन बेस। पुरानी राइफल का क्या नाम था? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस को थोड़ा समझिएगा। ब्राउन बेस कुछ ऐसे हुआ करता था कि एक बंदूक होती थी, उस बंदूक में दो पैकेट्स रखने पड़ते थे, एक गोली के और दूसरा बारूद के। इस ब्राउन बेस गन में पहले बारूद को डाला जाता था और उसके बाद उसके ऊपर गोली रखी जाती थी, तब जाके फायर किया जाता था। अब इसमें क्या होता था, कभी कभी जो सैनिक होते थे वो बारूद की मात्रा ज्यादा कर देते थे, जिससे ये नलियां फट जाती थी, इससे सैनिक घायल हो जाते थे। तो पहला तो ये असुविधा कर रहा था कि सैनिक घायल हो जाते थे। दूसरा, कभी कभी बारूद डर के मारे वो कम भरते थे, तो जो उनका लक्ष्य होता था वो उसको अच्छी तरीके से भेद नहीं पाते थे। यानी कम अगर बारूद भरेंगे तो इंटेंसिटी भी तो कम होगी, गोली ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। तीसरा, किसी भी सैनिक को ब्राउन बेस बंदूक रखने के लिए कम से कम 2 पैकेट अपने साथ रखना पड़ता था, एक बारूद का, दूसरा गोली का। तो वजन ऐसे ही ज्यादा हो जाता था। अब देखिएगा ब्रिटिश हुकूमत ने इसका उपाय निकाला और एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया। नाम था न्यू इनफील्ड राइफल।
नई राइफल का नाम पूछता है तो क्या बताओगे? न्यू इनफील्ड राइफल, ऐसे याद रख सकते हैं आप। बुलेट बनाती है ना इनफील्ड कंपनी, बोलो जी। बुलेट बनाती है कौन? बस ऐसे ही याद रख लेना। 1857 की क्रांति हो गई बुलेट के चक्कर में। कौन सी? अब बुलेट के चक्कर में ही तो हो रहा है। इसमें क्या था? ये क्या ब्राउन बेस में नहीं है जो इसमें है? देखिएगा, ये दो पैकेट को मर्ज कर दिया गया। अब यहां पे सिर्फ एक पैकेट रखना होता था। इस पैकेट में नपा तुला हुआ बारूद रखा होता था और उसके ऊपर गोली रखी होती थी। सैनिक को कुछ नहीं करना था, सिर्फ डायरेक्टली इसको फिल कर देना होता था। बस एक काम इसमें एडिशनल था, इसके ऊपर लगे होते थे चमड़े। चमड़ा इसलिए रखा जाता था क्योंकि जो बारूद था अंदर का, उसमें ह्यूमिडिटी ना पकड़े, आर्द्रता ना पकड़े। आर्द्रता पकड़ लेगा तो ये बंदूक चलाने में समस्याएं आया करती थी। अब इस चमड़े का जो प्रयोग किया गया वो क्या किसका किसका था? गाय का और सुअर का। गाय को मान्यता है हिंदू धर्म में पवित्रता का, द्योतक है गाय, और सुअर हराम माना जाता है इस्लाम में। तो हिंदू अपने पवित्र जानवर का मांस कैसे अपने होठों पे लगाए? क्योंकि दांत से ही खींचना होता था। और जिस धर्म में सुअर हराम है वो कैसे अपने होठों से खींचे? तो यानी दोनों धर्म के लोग इससे जो नई कौन सी फील्ड आई थी? न्यू इनफील्ड राइफल, बार बार बोलो, न्यू इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने। किसके प्लेस पे? ब्राउन बेस गन के जगह पर। समझ आ रहा है? अब ये तो तात्कालीन कारण है। फिर आप जानते ही हैं 29 मार्च को, देखिए इसका विरोध सबसे पहले 29 मार्च से भी पहले एक जगह हो चुका था। कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत किया था, लेकिन वो इतना छोटा था कि बहुत आसानी से कुचल दिया गया। किस विद्रोह को? उड़ीसा के बहरामपुर 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह को, जो 2 फरवरी 1857 में हुआ था, इसको दबा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किसी की शहादत इतिहास लिख देती है। तो वो पहले व्यक्ति होंगे मंगल पांडे जी। अंग्रेज इस बगावत को, इस आग को दबा देना चाहते थे, डर के दम पे। अंग्रेज चाहते थे कि ये जो बगावत उठ रही है इसको क्या कर दिया जाए? दफन कर दिया जाए। किसके दम पे? सिर्फ और सिर्फ डर के दम पे। वो क्या करेंगे? बैरकपुर 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक जिनका नाम मंगल पांडे था, उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि क्या करो, मतलब चमड़े को खींचो और न्यू इनफील्ड राइफल से क्या करो? फायर करो, शूट करो। ये क्या कर देंगे? मना कर देंगे। जिसका परिणाम ये होगा कि 8 दिन बाद उनको फांसी की सजा दे दी जाएगी। 8 मार्च, कब जी? सॉरी 8 अप्रैल, तो 9 दिन हो गया। 8 दिन बाद या फिर 9वें दिन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे 1857 क्रांति के पहले व्यक्ति होंगे जिनको क्या दे दिया जाएगा? फांसी की सजा दे दी जाएगी। जैसे ये सजा मुकर्रर की जाएगी, सेना के अंदर हिंदू मुस्लिम, ज्यादातर हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में लोग थे, तो सेना के अंदर ये आवाज उठने लगेगी कि सबसे अधिक संख्या तो हिंदुओं और मुस्लिमों की ही है ब्रिटिश आर्मी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सेना में सेवारत हैं, उसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? हिंदू मुस्लिम्स की, यानी या फिर हिंदुस्तानियों की। अभी आपको एक रेशियो बताता हूं कि उस समय जो ब्रिटिशर्स के पास सेना हुआ करती थी, उसमें रेशियो जो था, अगर 7 कुल सैनिक हैं तो 6:1 का रेशियो था। यानी इंडियंस 6 थे और एक मात्र ब्रिटिशर्स था। देखिएगा, धार्मिकता को, धार्मिक भावना को छू रहे थे। और किसकी धार्मिक भावना को छू रहे हैं? सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को छू रहे हैं। तो सेना तो ताकतवर होगी ना। बगावत कर दिया उन लोगों ने। किन लोगों ने? सैनिकों ने। कौन सी? मेरठ की 3rd नेटिव कैवलरी ने 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या कर दिया? बगावत कर दिया। अब देखिएगा, मंगल पांडे को फांसी दिया,
मंगल पांडे को फांसी दी गई। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हो रहा है मेरठ की 3rd नेटिव कैवलरी 24 अप्रैल को 90 सैनिकों ने एक साथ बगावत ठोक दिया कि हम जाओ, तुम्हारी बात नहीं सुनते। अब अंग्रेजों को यह लगा एक को मृत्युदंड दिया हूं, 90 तैयार हुए। अगर 90 को मृत्युदंड दूंगा तो 9000 तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब डराओ तो, लेकिन वो डर दिखना चाहिए। मृत्युदंड तो अंतिम उपाय है ना। उन्होंने क्या किया? क्या किया? 90 में से 85 सैनिकों को 9 साल की कारावास की सजा सुनाई। 9 साल बहुत होता है। 8 साल 9 साल बहुत होता है। और क्या कर दिया? मेरठ में ही जेल में बंदी बना दिया जाएगा। किसको? मेरठ 3rd इन्फेंट्री कैवलरी के सैनिकों को। कितने सैनिकों को? 85 सैनिकों। इसके बाद अवध रेजिमेंट ने 3 मई 1857 को क्या कर दिया? बिगुल फूंक दिया बगावत का। समझ में आ रही बातें? बोलिए। आगे 10 मई को क्या हो जाएगी? क्रांति। क्रांति में सैनिक पहुंचेंगे कहां पे? मेरठ। और मेरठ के जिन जेल में 85 बंदियों को बना के, सैनिकों को बंदी बना के रखा गया होगा, उस जेल को तोड़ देंगे और हथियार लूट लेंगे और 85 सैनिकों के साथ मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। वो दिन होगा 10 मई का। क्या होगा? 10 मई 1857 को ये बिगुल, ये बटालियन किधर कूच कर देगी? दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर क्यों? क्योंकि मुगलिया सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो 80 वर्ष का हो चला था, नाम था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह लाल किले में रहा करते थे। लाल किले में रहते थे और वो हिंदुस्तान, एक समय पे मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत किया करती थी ना। तो सैनिकों ने सोचा हमारे पास ताकत है और बहादुर शाह जफर के पास पहुंच है, नहीं समझा? उसके पास प्रशासन करने की क्षमता है। 11 मई को लाल किले पे फतह कर लेंगे और 11 मई को ही लाल किला को आजाद करा करके ये सैनिक अपने, यानी मुगलिया सल्तनत के अंतिम सुल्तान को भारत का बादशाह घोषित कर देंगे। बहादुर शाह जफर कहेंगे अरे हमके रहता बुढ़ौती का गार कर बाप अंग्रेजी में बड़ी मार मारी है। समझ में आ रहा? बुढ़े हो चुके हैं, ये बगावत करने का समय है। जैसे दिन कटे थे कटे दा को लगी। लेकिन सैनिक कहेंगे नहीं, आप लेटर लिखिए। क्या करिए? लेटर लिखिए। किसको लेटर लिखेंगे? 80 साल में कौन लेटर लिखेंगे? अरे लेटर पहले लिखे होते, 18, 19, 20 साल पे पहले लेटर लिखा जाता था। व्हाट्सएप वाला जमाना नहीं था। तो लेटर किसको लिखेंगे? हुकूमत को लिखेंगे। जो छोटे छोटी रियासतें थी, सूबे थे, स्वतंत्र सूबे थे, उनको लेटर लिखना था। किस लिए? कि आओ 1857 के विद्रोह में हमारा साथ दो। क्या दो? इस मौके की ताक में बहुत से लोग बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से पीड़ित सिर्फ ये लोग नहीं थे, कई लोग थे। अब देखिएगा वो कौन कौन लोग थे, किन किन कानूनों की वजह से वो पीड़ित थे। ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। तो पहले देखिएगा सामाजिक कारण। पहला 1857 का, पहले तत्कालीन कारण सबको समझ में आया। तत्कालीन कारण यह था कि ब्राउन बेस राइफल की जगह पे नई राइफल आई थी, द न्यू इनफील्ड राइफल। समझ में आ रही है? जिसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जो धार्मिक भावनाओं को आहत किया करता था। इससे सेना में विद्रोह पनपा। ठीक है? अब देखिएगा मुगलिया सल्तनत के सुल्तान सबको लेटर लिखेंगे। अब कौन कौन लोग आएंगे और कौन कौन लोग नहीं आएंगे, ये भी अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पुरानी नीतियां ही डिसाइड करेंगी। चलिए देखते हैं। पहला, सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में अंग्रेजों ने। किया था कि नहीं किया था? किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन बंगाल के ब्राह्मण परिवार में समृद्ध, जमींदार भी ब्राह्मण भी, ऐसा परिवार का लड़का जिसने समाज के विरुद्ध जाकर के सती प्रथा का विरोध किया था, जिसको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसी की सहायता करते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा उन्मूलन कानून बना के ला दिया।
अब हमारे लोगों को लगा, हमारे रूढ़िवादी लोगों को लगा कि ये तो कानून अंग्रेज बना के ला रहा है। क्या बना के ला रहा है? अंग्रेज बना के ला रहा है। और मात्र इसी से कुछ 10-15 साल पहले ही एक कानून बना के लाए थे अंग्रेज 1813 ईस्वी में। ईसाई 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था ना जी। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि भारत में ब्रिटेन से आई हुई ईसाई मिशनरियां क्या करेंगी? धर्म का प्रचार करेंगी। तो हमारे कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कहा, समझाया कि लग रहा है ईसाई मिशनरियां भारत आ रही हैं और भारत की परंपराओं पर आघात किया जा रहा है, अर्थात हिंदू धर्म को कुचला जा रहा है और ईसाई धर्म में कन्वर्जन किया जा रहा है। समझ में आ रही बात है? चीजें लिंक हो रही है। अगला सती प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद अगला प्रहार अंग्रेजों ने किया था बाल विवाह पर। देखिए, कर तो अच्छा काम रहे, अगर आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गलत काम है क्या सती प्रथा का उन्मूलन? कोई एक व्यक्ति को जबरदस्ती जला दे रहे हो, ठीक है। छोटे से बच्ची का विवाह कर दे रहे हो, पता नहीं है कि आज मैच खेला जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा, कि आज लूडो खेला जाए, उसको बता दो कि ये अब जाओ एक तो परिवार बसाओ। पॉसिबल है? नहीं। यानी दोनों चीजें गलत हैं। लेकिन उस समय अंग्रेज भी गलत थे। क्यों? क्योंकि हमारा समाज समझ रहा था 1813 में इन्होंने मिशनरियों को क्या कहां लाया था? हिंदुस्तान में। क्या करने के लिए? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। अंग्रेज अपने आप को सभ्य कहा करते थे और हमको असभ्य कहते थे, तो इसलिए भी हमको तकलीफ होती थी, हमको मतलब हिंदुस्तानियों को। तो रूढ़िवादियों को दिमाग में यह था, सती प्रथा का इन्होंने उन्मूलन कर दिया और बाल विवाह का कर दिया। और अगला टारगेट इन्होंने क्या अपनाया? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यानी महिलाएं भी दोबारा विवाह कर सकती हैं। और एक तो पहले सती होने से रोक दिया, दूसरा बाल विवाह, तीसरा लड़कियों को भी अधिकार मिल जाएगा। समाज में गलत संदेश जाएगा। नस्ल के आधार पर भेदभाव, याद करिए 1852 डलहौजी की नीति। अब सभी लोग पेपर दे सकते थे ना। भेदभाव वो भी करते थे, लेकिन हमारे यहाँ समाज बटा हुआ था ना जी। उन्होंने कहा सभी लोग बैठ सकते हैं, यानी चारों वर्ग समान बैठ सकते हैं। ये भी तो सही है कि नहीं? लेकिन रूढ़िवादी लोग इसको क्या कह रहे थे? ये गलत है। कब आया? 1852। समझ में आ रहा है कि अब हमारा लड़का फलानवा के लड़का के संग बैठ के पेपर दे। समझ में आ रहा है? अगला सॉरी, अब देखिएगा, मैंने बोला ना ये तो कौन से कारण थे जी? सामाजिक कारण थे। ये सामाजिक कारण है, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब ये थोड़ा धार्मिक कारण देख लेते हैं। ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण कहां शुरू हो चुका था? भारत में 1813 ईस्वी में। बाकायदे अब कौन आ चुके थे भारत में? ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियां काम पे लग गई थी धर्मांतरण कराने के लिए। तब से 1800। तो ये धार्मिक कारण था। इससे धार्मिक साधु संत मौलवी लोग परेशान थे कि ये बताओ ये क्या कर रहे हो तुम? जब तक व्यापार किए ठीक है, शासन किए ठीक है, अब धर्मांतरण करोगे। अगला धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ये क्या है जी? 1850। कब जी? ये क्या है? धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। कहा गया जो लोग बड़े हैं, जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, उनके संपत्ति पे उनके पुत्र का तभी अधिकार होगा जब वो कौन सा धर्म धारण कर ले? क्रिश्चियन धर्म। कौन सा धर्म? लोकवाद। यानी अपने बाप की संपत्ति पे तब अधिकार होगा जब हम क्रिश्चियन हो। यह समस्या, यानी धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ला दिए। यानी अगर कोई ऑफिसर्स ये अयोग्यता ठहरा करके आपकी संपत्ति छीन सकता था, तो बड़ी समस्या थी। अगला है, ये दोनों कैसे कारण है जी? धार्मिक कारण है। कैसे कारण है? अब देखते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत लाने वाला, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी लाने वाला हिंदुस्तान में कौन था? डलहौजी। कौन जी? डलहौजी। कब लाया? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी भारत में काम करना कब से प्रारंभ करेगी? 1848 ईस्वी से। कब से जी? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं। वेलेजली ने सहायक संधि लाई थी, याद आ रहा है? सहायक संधि 1798 ईस्वी में कौन लाया था? कौन लाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। कब लाया था? 1798
1798 में। सहायक संधि नाम तो थी सहायक संधि, लेकिन ये वास्तव में कर क्या रही थी? हिंदुस्तान के नवाबों को, राजाओं को कमजोर कर रही थी। कैसे? ये अपनी ब्रिटिशर्स अपनी सेना रख देते थे सहायक संधि के आधार पे। उनको किसी विदेशी व्यक्ति से या फिर दूसरे राज्य से कोई समझौता करना होता तो इंटरफेयर कौन करते थे? अंग्रेज। इस सहायक संधि से उन्होंने काफी लोगों को बांध के रखा हुआ था। जैसे इधर देखिएगा, बेलजली की सहायक संधि कब आई? 1798। और पहला साम्राज्य, पहला रजवाड़ा जिसको अंग्रेजों ने सहायक संधि से अडॉप्ट किया, हैदराबाद था। कौन था जी? दूसरा मैसूर। याद करो मैसूर कहां पड़ता था? आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू और हैदर। याद आ रहा है कि नहीं? दो पिता युद्ध लड़ेगा, दो पुत्र लड़ेगा। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो मैसूर को भी इन्होंने हड़प लिया किस संधि द्वारा? अगला तंजौर को भी 1799 में। अवध को 1801 में। अवध किसके अधीन था? सादत खान को स्वतंत्र कराने वाला यही ना था जी। चलिए ठीक है। फिर 1802 में पेशवा बाजीराव वाला साम्राज्य सहायक संधि के अधीन आ गया कि नहीं आ गया? वराट के भोसले शिवाजी के वंशज किसके अधीन आ गए? सहायक संधि के अधीन आ गए। सिंधिया के 1804, सिंधिया भी इसके अधीन आ गए कि नहीं आ गए? आप लोग पूछ रहे थे ना सर जी 1857 में सिंधियाओं ने साथ क्यों नहीं दिया, भोसलों ने साथ क्यों नहीं दिया, हैदराबाद के नवाब ने साथ क्यों नहीं दिया? बोलो जी, तंजौर के नवाब ने क्यों नहीं साथ दिया? पेशवा ने साथ क्यों नहीं दिया? मैसूर के शासकों ने क्यों नहीं साथ दिया? इसीलिए नहीं दिया क्योंकि 1800 ईस्वी तक उन्होंने सहायक संधि में साइन कर ली थी, और सहायक संधि के आधार पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यदि कोई भी जाता तो उसका दंड उनको भोगना पड़ता। इस डर ने किसी को कितने 7 राज्य हो गए ना, और सातों ताकतवर हैं। ये परिस्थिति थी कि मराठाओं की शक्ति 1800 ईस्वी 1857 तक अंग्रेजों के समकक्ष थी, बराबर थी। उसके बावजूद भी ये क्या नहीं कर रहे हैं? 1857 की क्रांति में भाग नहीं ले रहे हैं। डर क्या कहते हैं इसे? और इसी डर के दम पे अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। उनकी संख्या बल अधिक नहीं था, उन्होंने हमें डरा के रखा। अब देखिएगा, तो व्यपगत का सिद्धांत कब आ रहा है जी? 1848 में। और 50 सीधे 50 साल पहले सहायक संधि लाए थे अंग्रेज 1798 में। इसके आधार पर 7 राज्यों को मिलाया था। अब देखते हैं व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर कितने, इसी को विलय नीति बोलते हैं, पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं। कौन लागू किया था? डलहौजी ने। बार बार बोलो, व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? किसने लागू किया? किसने लागू किया? बहुत बढ़िया। पहला सतारा याद करिए, राजा राम याद आ रहा है कि नहीं? मराठाओं के शासक छत्रपति की गद्दी कुछ याद आ रही है? 1848 यानी पहली बार 17 को अडॉप्ट कर लिया। विलय नीति के आधार पे 17 को कहां मिला लिया? अंग्रेजी हुकूमत में। क्यों? क्योंकि गोद लिए हुए बच्चों को ये नहीं माना करते थे, ठीक ना? कहते थे अगर गोद लिया हुआ कोई बच्चा है तो उसको साम्राज्य नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर राजस्थान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उदयपुर 1852 और झांसी 1853। अगला कहा गया नागपुर 1854। झांसी याद करिए, रानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव उनका हस्बैंड था ना। पुत्र कोई था ही नहीं। कोई पुत्र था? कोई पुत्र ना था, जिसके आधार पे झांसी को कहां मिला लिया गया? अंग्रेजी हुकूमत में। नागपुर से बिठाए गए थे पेशवा बिठूर में ना। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहब यानी धोधोपंत। और अंग्रेज कहा करते थे बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं, पुत्र तो कोई है ही नहीं, दत्तक पुत्र है ना नाना साहब, तो हम उनको मानते ही नहीं। दत्तक पुत्र कौन होता है? क्योंकि इस व्यपगत सिद्धांत क्या कहता है कि दत्तक पुत्रों को साम्राज्य नहीं दिया जाएगा।
यानी इसको भी हड़प लिया अंग्रेजों ने, झांसी को भी हड़प लिया, उदयपुर को भी हड़प लिया, बरघाट को भी हड़प लिया, जयपुर, संबलपुर और सतारा। किस नीति के आधार पर हड़पे? विलय नीति के आधार पर हड़पे। और ये देखिएगा, ये लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई तो आए शक्तिशाली, जब हम भी अपना भड़ास निकालेंगे उसके साथ मिलकर। समझ में आ रहा है? ये राजनीतिक लोग थे, ये धार्मिक लोग थे, ये सामाजिक लोग थे। तो बताओ 1857 की क्रांति में कौन कौन लोग जुड़ गए? सामाजिक जुड़ गए, धार्मिक लोग जुड़ गए, राजनीतिक लोग जुड़ गए ना, जो अंग्रेजों की प्रताड़ना से प्रताड़ित थे। अगला, पेंशन और उपाधियों का अंत, यानी ऐसे पेशवाओं और ऐसे नवाबों और ऐसे राजा जो इस नीति के अधीन जिनके राज्य छीन लिए गए हैं, उनकी पेंशन बंद। यानी जो सहायक संधि में राजाओं को पेंशन दिया जाता था, वो भी क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। अगला है इनाम कमीशन। ये क्या है? अब सुनिएगा, 1852 ईस्वी में डलहौजी ने एक नियम लाया, कहा कि जो जमींदार, भारत के जो जमींदार अंग्रेजी हुकूमत को टैक्स सही तरीके से दिए नहीं है, उसको एक अलग प्रकार से कानून बना करके उसने क्या कर दिया? हटा दिया। और ये एक दो जमींदारों को नहीं हटाया, लगभग 21 से 22 हजार, कितने जी? 21 से 22 हजार जमींदारों को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अब बताओ 21,000 जमींदार भी तो वेट करेंगे, भैया मौका मिली, तैयार तो है सोच कर। अब ठीक है, अब देखिएगा, भारत में अंग्रेजों ने डायरेक्ट कर को वसूला नहीं था। अंग्रेजों ने भारत में जो कर वसूला था ना, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी प्रथा के द्वारा वसूला था ना, तो जो हमारे किसान थे उनसे कर वसूलते थे कौन? जमींदार। कौन वसूलते थे? और जमींदारों से वसूलते थे कर कौन? ब्रिटिश। समझ में आ रहा है? तो किसानों की दुश्मनी तो जमींदारों से थी। किससे थी? देख रहे हैं अंग्रेज कितना दिमाग लगा रहे हैं। आप यहां शासन भी कर रहे हैं और आप ही लोगों को भिड़ाएंगे। 1857 में की क्रांति में यही मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। किसान बेचारा अंग्रेजों के विरुद्ध जब युद्ध छेड़ेगा ना, तो पहले जमींदारों का घर ठोकेगा। किसका घर ठोकेगा? उसे लग रहा होगा कि 1857 की क्रांति एकदम सफल हो रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो 21 से 22 हजार जमींदार थे, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी मिसकम्युनिकेशन भी थी 1857 की क्रांति के विफल होने की। लेकिन आप यहां देखिएगा, जमींदार भी शामिल हो गए कि नहीं हो गए? जमींदार भी शामिल हो गए। पेंशन और उपाधियों के अंत के कारण नवाब भी शामिल हो गए। अब आती है वेला जली की सहायक नदी, अभी आप लोगों को बताया यहां पे राजा। अगला है धार्मिक मान्यताओं की मनाही। अंग्रेजी हुकूमत ने यह कहा कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सेवारत हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, वो अपनी धार्मिक मान्यताएं सेना के अंदर फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हिंदू चुंडी नहीं रखेगा, कलाव नहीं पहनेगा, टीका नहीं लगाएगा। मुस्लिम टोपी नहीं पहनेंगे, 5 वक्त की नमाज सेना में रहते हुए नहीं करेंगे। सिख अपने पंच ककार, कच्छा, कृपाण, केस और कटार, ठीक ना, इन 5 चीजों को नहीं रखेगा। अब आप बताइए, धार्मिक मान्यताओं की मनाही करने से सेना में भी आक्रोश आया कि नहीं आया? अगला, डाकघर अधिनियम 1854। ये सारे कारण हैं 1857 की क्रांति के। धीरे धीरे दबे थे, भड़ास निकलेगी 1857 में। 1854 में डाकघर अधिनियम आया। ये क्या था? सैनिकों को पहले यह छूट थी कि यदि आप ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा दे रहे हैं, तो अपने घर में, मान लीजिए ईस्ट इंडिया, एक अयोध्या का निवासी व्यक्ति है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य कर रहा है मद्रास में, तो वो अपने घर वालों को जो लेटर लिखा करता था ना, उसमें पैसे नहीं लगा करते थे। लेकिन 1854 में एक कानून बन के आया, डाकघर अधिनियम। अब कोई भी सैनिक अपने घर पे लेटर भेजेगा तो क्या करना पड़ता था? उसे पैसे देने पड़ते थे, जिससे अंग्रेजी हुकूमत में भारतीय सैनिक नाखुश थे। समझ में आ रही बात है? अगला आता है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1800
56। यानी ये सारे वो कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति भड़क गई। समझ आ रही बात है? अब अंग्रेज इस क्रांति को ये रूप देने का प्रयास कर रहे थे कि ये 1857 की क्रांति कोई क्रांति वांति नहीं है, ये सभ्यता के विरुद्ध असभ्यों की लड़ाई है। सभ्य ये अपने आप को कहा करते थे और असभ्य हमको कहा करते थे। अच्छा, आप लोग पूछेंगे सर ये बात आपको कैसे पता चल गई? आप तो उस समय थे नहीं। तो बात सही है, हम नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने बकायदे, ये देखिए 3 प्रमुख चित्रकार हैं ब्रिटेन के, 3 प्रमुख चित्रकार। एक थॉमस बिएटो, जिसने सिकंदराबाद का एक चित्र बनाया जिसमें दिखाया कि हिंदू मुस्लिम लोग आपस में लड़ रहे हैं, दंगे का चित्र बनाया, और अंग्रेजों को मार रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं। और बचा कौन रहा है? ब्रिटेन की सेना और ब्रिटेन के लोग। इससे ब्रिटेन के नागरिकों में यह संदेश गया कि हो बताइए, असभ्य लोगों को सभ्य बनाने गए हैं हमारे देश के लोग, कितने वीर हैं। ये समझ में आ रहा है? दूसरा, थॉमस जोन्स बार्कर ने द रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम का एक क्या बनाया, पूरा मैगजीन होती है ना, चित्रात्मक मैगजीन ही बना डाली। इसने क्या दिखाया कि अवध में, अच्छा पहले दंगे बहुत होते थे सिया सुन्नी के, लखनऊ में कैसे दंगे होते थे? तो उसने क्या किया, दिखा रहा है एक बच्चा मां से लिपटा हुआ है, ठीक है, उसके पीछे 4 लोग पड़े हुए हैं और पीछे से कौन आ रहा है? ब्रिटेन के सैनिक बंदूक लेके। अब इससे वहां के लोगों में क्या संदेश जा रहा था कि ब्रिटेन के लोग जो इंडिया में कर रहे हैं एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, असभ्य को सभ्य बना रहे हैं। जो हमारा नैतिक अधिकार है, एक मानव का नैतिक अधिकार है दूसरे मानव को मानवता याद दिलाना, नहीं समझ आ रहा है? तीसरा है जोसेफ नोवेल पेंटन, ये नाम याद रखिएगा भैया, साउथ के पीसीएस परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो कम आयोग का मन बदल जाए। जोसेफ नोवेल पेंटन इन मेमोरियल नाम का ये भी चित्रकार था। इसने क्या बनाई? चित्रशैली बनाई। चलिए अगला आगे देखते हैं। तो हमारा पक्ष कौन रखेगा? 1857 की क्रांति को प्रचार इस तरीके से किया जा रहा था कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो सबसे परफेक्ट है, हिंदुस्तान की बात कोई रखने वाला नहीं था। उस समय एक 25 वर्ष का लड़का, नाम था बीडी सावरकर या फिर विनय दामोदर सावरकर, जाएगा ब्रिटेन और वहां पे साक्ष्य कलेक्ट करेगा, समझ में, एविडेंस जुटाएगा और एक पुस्तक लिखेगा। उस पुस्तक का नाम होगा 1857 का स्वतंत्र समर। स्वतंत्र, और यह भी प्रश्न पूछता है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो याद रखिएगा, विनय दामोदर सावरकर ने। अंग्रेजी हुकूमत इतना डर गई इस व्यक्ति से, इतना डर गई कि बोली उस पुस्तक को ढूंढो और जो पुस्तक लिखने वाला है उसको गिरफ्तार करो, और ये गिरफ्तार किए जाएंगे, काले पानी की सजा दी जाएगी सिर्फ किताब लिखने का। लेकिन विनय दामोदर सावरकर जी ने इसको पहले ही, उनको पता था ये छपने से पहले ही क्या हो जाएगी। अरे अंग्रेजवा सब अपने खिलाफ किताब छपने देंगे? पॉसिबल नहीं है। इन्होंने पहले ही क्या कर दिया, अपने बड़े भाई बाबा राव सावरकर को ये पुस्तक भेज दी थी, भिकाजी कामा को भेज दी थी, और एक डॉक्टर पुट्टिन्हो को, 3 लोगों को इन्होंने पुस्तकें भेज दी थी। समझ आ रही है? अब इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछता है। इस पुस्तक का 1857 की स्वतंत्र समर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लाला हरदयाल ने। कहते हैं भारतीयों ने जो 1857 का विद्रोह लड़ा था ना, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए लड़ा था, लेकिन उस निहित स्वार्थ को मिला करके, खिचड़ी बना करके राष्ट्रवाद की जो अलग जगाई थी, उस व्यक्ति का नाम क्या था? विनय दामोदर सावरकर था। अब जो व्यक्ति ब्रिटानिया साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होता था वो राष्ट्रवाद के लिए खड़ा होता था। यहां पे देखिएगा, सती प्रथा, बाल विवाह, हिंदू पुनर्विवाह और नस्ल के आधार पर भेदभाव के जो अधिनियम थे वो किस व्यक्ति को प्रेरित कर रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ सामाजिक लोगों को। किसको? अगला, ईसाई मिशनरी और धार्मिक अयोग्यता के आधार पर ये कौन प्रेरित हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए? धार्मिक लोग। बोलो जी। व्यक्तिगत का सिद्धांत, वेलेजली की सहायक संधि और इनाम कमीशन और पेंशन,
एवं उपाधियों का अंत, ये किसको 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करने के लिए उकसा रहा था? तो आप कहेंगे भारत के नवाब, राजा, जमींदार। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखेंगे आप धार्मिक मान्यताओं की मनाही, डाकघर अधिनियम, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम और जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये किसको प्रभावित कर रहा था 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए? तो आप कहेंगे सेना को। किसको? यानी सभी लोग अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे। इन सबके हितों को मिला करके विनय दामोदर सावरकर ने क्या बताया? अब हमारा निज हित क्या होगा? राष्ट्र क्या होगा? कहते हैं 1857 के पश्चात 1947 तक जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे ना, इनकी पुस्तक अपने घर में गीता और बाइबल की तरह रखा करते थे। नहीं समझ में आ रहा है? और ऐसे व्यक्ति को राजनीति के चक्कर में गाली देना उचित है? उचित है? उसको क्या आन पड़ी थी कि वो गया ब्रिटेन? ये प्रहार किया था ब्रिटानिया साम्राज्य की सोच पर। तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ, आप खुद क्लियर करिए। समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला वीडियो में हम बताएंगे कि किन किन जगहों पर 1857 की क्रांति हुई। अच्छा, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, कमल और रोटी का, कमल का फूल और रोटी। सोचो, हम अपनी सूचनाओं को रोटी से पहुंचा रहे हैं और वो अपनी सब सूचनाएं डाक द्वारा पहुंचा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन फेलियर है कि नहीं हमारा? बोलिए। तो बहुत से कारण हैं जिससे 1857 की क्रांति विफल रही। असली हो सकता है। सर जी आ गए हैं क्या?